लीबिया में सिरते के करीब एक ट्राइब एग्जिस्ट करती थी जिसे कज़्ज़ाफ़ा ट्राइब कहा जाता था। इसी ट्राइब में एक चरवाहा अब्दुस सलाम अपनी वाइफ आयशा रान के साथ एक छोटे से टेंट में रहता था। अब्दुस सलाम और उसकी वाइफ डेजर्ट में रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें खुशियाँ भी मिलेंगी। तभी 7 जून 1972 को अब्दुस सलाम के टेंट में एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन उस वक्त किसे पता था कि एक चरवाहे के टेंट में पैदा होने वाला बच्चा आगे चलकर पूरे लीबिया पर रूल करेगा और वेस्टर्न पावर्स के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। यह बच्चा कोई और नहीं, मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर पड़ गई थी, तभी इटली ने उस्मानियों से लीबिया छीन लिया था। हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। जिसके बाद इटालियन फोर्सेस और लीबिया के फ्रीडम फाइटर्स के दरमियान एक जंग शुरू हो गई और इन फ्रीडम फाइटर्स को लीड करने वाले शख्स का नाम था लॉयन ऑफ द डेजर्ट, उमर मुख्तार। हम हथियार नहीं डालेंगे, हम जीतेंगे या फिर मरेंगे। उमर मुख्तार की गुरिल्ला वॉरफेयर से इटालियंस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था और उमर मुख्तार पूरी लीबिया के लिए आज़ादी की उम्मीद बन चुका था। उमर मुख्तार की रेजिस्टेंस के किस्से हर घर में सुनाए जाने लगे थे, लेकिन फिर 1931 में उमर मुख्तार ये जंग हार जाते हैं, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी जाती है। उमर मुख्तार की शहादत के 7 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होती है, जिसमें लीबिया को तो इटली छोड़ देता है, लेकिन ब्रिटेन लीबिया पर कब्जा कर लेता है। जो कंट्रोल पहले इटली के पास था अब ब्रिटेन के पास चला जाता है। इस वर्ल्ड वॉर 2 के एरा में कज़्ज़ाफ़ा कबीले के एक टेंट में पैदा होता है मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी। कज़्ज़ाफ़ी को बचपन से ही एजुकेशन का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसकी वजह से उसके फादर ने उसे 7 साल की उम्र में लोकल मदरसे में एडमिट करा दिया था, जहाँ पर कज़्ज़ाफ़ी कुरान और इस्लामिक एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। कज़्ज़ाफ़ी के टीचर बार बार उमर मुख्तार के किस्से सुनाया करते थे, जिससे उनके जहन में रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी जन्म लेने लगी। कज़्ज़ाफ़ी अभी 9 साल का ही हुआ था कि लीबिया को ब्रिटेन से आज़ादी मिल जाती है। Libya, former Italian colony, becomes an independent state. लेकिन ये आज़ादी सिर्फ नाम की आज़ादी थी, क्योंकि ब्रिटेन ने लीबिया में अपना पपेट बादशाह बिठा दिया था। लीबिया की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स अनस्टेबल होने लगी थी। तभी 1959 में वहाँ तेल निकल आता है। लीबिया के लोगों को ये उम्मीदें होने लगती हैं कि अब तो वो लोग इकोनॉमिकली स्टेबल हो ही जाएंगे, लेकिन लीबिया के लोगों की ये उम्मीदें एक बार फिर ख़त्म हो जाती हैं। लीबिया के पपेट बादशाह ने लीबिया से निकलने वाला तेल फॉरेन कंपनीज के कंट्रोल में दे दिया था, जिसकी वजह से बादशाह और फॉरेन कंपनीज अमीर होने लगे थे। तो इन सारी कंडीशंस ने आवाम को मजबूर कर दिया कि वो बादशाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, और इन्हीं प्रोटेस्टर्स में था मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी। 1952 में कज़्ज़ाफ़ी ने अपनी स्कूलिंग सबा सिटी में स्टार्ट की। उसने इस पीरियड में पहली बार अरब के यंग लीडर जमाल अब्दुल नासिर के बारे में सुना, जो वेस्ट के खिलाफ अरब यूनाइटी की बात कर रहा था। कज़्ज़ाफ़ी जमाल अब्दुल नासिर से बड़ा मुतासिर होता है। उसकी स्पीचेस, बुक्स, बैकग्राउंड को डीपली रिसर्च करता है, और ये सब करने के बाद वो सिर्फ जमाल अब्दुल नासिर का फ़ैन नहीं बनता, बल्कि उसे अपना पॉलिटिकल फादर बना लेता है। मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के अंदर अब रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी बढ़ने लगी थी और वो गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट्स चलाने लगा था। 1961 में कज़्ज़ाफ़ी को गवर्नमेंट एसेट्स को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है और पूरे सबा सिटी में उसके एडमिशन पर बैन लगा दिया जाता है। कज़्ज़ाफ़ी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए मिस्राता का रुख करता है। 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करने के बाद कज़्ज़ाफ़ी अब एक शॉकिंग फैसला लेता है, ऐसा फैसला जो उसके लिए आगे चलकर लीबिया पर हुकूमत के दरवाजे खोलने वाला था। कज़्ज़ाफ़ी इतने साल पढ़ने के बाद बिन गाजी में रॉयल मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है। मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेना शुरू करता है, लेकिन उसकी असल मुश्किलात यहाँ से शुरू होती हैं। एकेडमी में ट्रेनिंग देने वाले वही लोग होते हैं जिन्होंने 8 साल तक लीबिया के लोगों को गुलाम बनाया हुआ था, वही ब्रिटिश जिससे लीबिया के लोगों ने आज़ादी हासिल की थी। कज़्ज़ाफ़ी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल किए हुए था, क्योंकि यही वाहिद शॉर्टकट था जो कज़्ज़ाफ़ी को उसके मकसद तक पहुंचा सकता था। कज़्ज़ाफ़ी ने मिलिट्री एकेडमी में भी
अपना सीक्रेट नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था, जिसे फ्री ऑफिसर मूवमेंट कहा जाने लगा। 1967 में अरब मुल्क इसराइल पर हमला कर देते हैं, लेकिन लीबिया उस वक्त अरब कंट्रीज का साथ नहीं देता। मिस्र, उर्दन, इराक, शाम जैसे बड़े अरब मुल्क मिलकर एक छोटे से कंट्री इसराइल से हार जाते हैं, जिसके बाद लीबिया के लोग इस पूरी जंग की हार का ब्लेम अपने बादशाह इदरीस पर डालना शुरू कर देते हैं और प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। जब प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो बादशाह इदरीस डेंटल ट्रीटमेंट के बहाने मुल्क से फरार होकर तुर्की चले जाता है, और इसी वक्त का इंतज़ार तो कज़्ज़ाफ़ी और उसका ग्रुप सालों से कर रहा था, जिसके बाद फ्री ऑफिसर मूवमेंट एक्टिव हो जाती है और मोनार्की के सिस्टम को गिराने की तैयारी करने लगती है। इंटेलिजेंस इदारे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और बढ़ते प्रोटेस्ट की वजह से कज़्ज़ाफ़ी के ग्रुप की मूवमेंट्स को नोट नहीं कर पाते और कज़्ज़ाफ़ी का ग्रुप पूरी तैयारी कर लेता है। तभी कज़्ज़ाफ़ी को खबर आती है कि उसे ऑफिशियल विजिट पर यूके भेजा जा रहा है। कज़्ज़ाफ़ी समझ जाता है कि फ़ौज को उसके इरादों की खबर लग चुकी है। अभी कज़्ज़ाफ़ी इसी सोच में ही होता है, तभी एक और खबर आती है कि एक और फौजी ग्रुप ब्रिटेन के एडवाइस पर किंग इदरीस की जगह लेने की तैयारी कर रहा है और उन्होंने अपना ऑपरेशन 5 सितंबर को लॉन्च कर देना है। कज़्ज़ाफ़ी को फैसला करना था कि वो इतने सालों की मेहनत को ज़ाया जाने देगा या ऑपरेशन लॉन्च करके अपने बचपन के ख्वाब को मुकम्मल कर दिखाएगा। रात 3 बजे अपने साथियों को ग्रीन सिग्नल दे देता है और ऑपरेशन जेरूशलम लॉन्च कर देता है। त्रिपोली और बेंगाजी के आर्मी बैरियर्स में कुछ यंग ऑफिसर्स हरकत करना शुरू करते हैं और सिर्फ 2 घंटों में रेडियो स्टेशन, रॉयल पैलेस, एयरपोर्ट्स को कंट्रोल में ले लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, किंग इदरीस के लॉयल ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरे लीबिया को ये लग रहा होता है कि ये बगावत मुल्क के आर्मी चीफ ने करवाई है, लेकिन जब ये खबर मिलती है कि आर्मी चीफ जेल में है तो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सूरज तुलू होने के साथ त्रिपोली रेडियो पर एक आवाज़ आती है, बादशाहत का दौर खत्म हो चुका है, अब नया दौर शुरू होगा जिसमें हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे, और मैं इस मुल्क को दोबारा तामीर करने में आप सबके साथ कदम बा कदम हूँ। और यहाँ से शुरुआत होती है 27 साला कैप्टन मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के दौरे हुकूमत की। मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी हुकूमत संभालते ही 12 मेंबर पर मुश्तमिल रेवोल्यूशनरी कमांड कौंसिल बनाता है, जिसके बाद कज़्ज़ाफ़ी अपने आप को कर्नल के रैंक पर प्रमोट करके आरसीसी का चेयरमैन बन जाता है। इस कौंसिल का काम लीबिया के मामलात को देखना, उनको एनालाइज करना और अपनी राय कज़्ज़ाफ़ी के सामने रखना था, जिसके बाद फाइनल डिसीजन कज़्ज़ाफ़ी का ही होता है। कज़्ज़ाफ़ी अपनी हुकूमत को मजबूत करने के बाद रिफॉर्म्स का आगाज़ करता है, शरीयत को कानून का हिस्सा बनाता है, शराब नोशी और जिना पर पाबंदी लगाता है, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस को फॉरेन कंपनीज से लेकर नेशनलाइज करता है, लीबिया के सिटीजन्स जिनके पास घर तक नहीं था उन्हें फ्री में घर देता है। इन सारे रिफॉर्म्स के बाद कज़्ज़ाफ़ी इंट्रोड्यूस कराता है अपना मास्टरपीस, अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, द ग्रीन बुक। कज़्ज़ाफ़ी अपनी इस किताब में डेमोक्रेसी को डिक्लाइन करके एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराता है, दी जमाहिरिया। कज़्ज़ाफ़ी अरब वर्ल्ड को यूनाइट करने की बातें शुरू कर देता है। تشنق في المشانق بعد تفرج بنادى ما هو ممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. और इन सारे एक्शन से कज़्ज़ाफ़ी सिर्फ लीबिया में ही नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड में पॉपुलर हो जाता है। कज़्ज़ाफ़ी का असर और रसूख दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। Muammar Gaddafi, this is the Libyan people, not you. This is the Libyan people. All the Libyan people was Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, our leader. We will not let him go, and he will not go. There's no revolution after Muammar Gaddafi revolution. There's no revolution. यहाँ तक कि कज़्ज़ाफ़ी की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो 1973 में 30 अफ्रीकी रियासतों को इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने पर राज़ी कर लेता है। कज़्ज़ाफ़ी अपने आप को पूरे अरब वर्ल्ड का लीडर तस्वुर करने लगा था, लेकिन 1974 के एक दौरे ने कज़्ज़ाफ़ी का ये ख्वाब और ज़्यादा बड़ा कर दिया, और ये दौरा था पाकिस्तान का। भुट्टो ने पाकिस्तान में इस्लामी रियासतों के लिए नेटो जैसा एक ऑर्गेनाइज समिट किया था। कज़्ज़ाफ़ी के जहाज़ ने जब लाहौर लैंड किया तो उसके तसव्वुर में भी नहीं था कि पाकिस्तानी अवाम उसको इतना पसंद करती है
उसके सामने वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फ़कार अली भुट्टो उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। कज़्ज़ाफ़ी ने जब पाकिस्तान में अपनी पॉपुलैरिटी को देखा तो उसका वही ख्वाब और ज़्यादा बड़ा हो गया और अब ये ख्वाब बन चुका था पूरी इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करके उस पर हुकूमत करना। सब कज़्ज़ाफ़ी के मुताबिक चल रहा था। तभी 1979 में कज़्ज़ाफ़ी के इन ख्वाबों को चैलेंज करने के लिए दुनिया में एक नया लीडर आया, इराक का सदर सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने अरब लीडर और अमेरिका के कहने पर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। सारे अरब लीडर्स सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर रहे थे, एक को छोड़कर, और वो था मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी। मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी ने सद्दाम हुसैन से क्लियरली कहा था कि तुम अमेरिका के कहने पर मासूम मुसलमानों का खून बहा रहे हो। सद्दाम हुसैन ने कज़्ज़ाफ़ी की इस बात का सख्त जवाब दिया। उसने कहा कि इस जंग में हमारे मरने वाले जन्नत में जाएंगे और ईरान के मरने वाले तुम्हारे बाप दादा की तरह दोज़ख में जलेंगे। कज़्ज़ाफ़ी ने जब ये जवाब सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने ईरान को फंडिंग शुरू कर दी, और इस फंडिंग की वजह से ईरान, जो अभी तक इराक से हार रहा था, अब जीतने लगा। इस कंडीशन में अमेरिका सद्दाम हुसैन को बचाने के लिए इस जंग में कूदा और ईरान को डराने के लिए उसके बॉर्डर पर जहाज लाकर खड़े कर दिए। और जब ईरान डरा नहीं तो अमेरिका ने ईरान के एक पैसेंजर जहाज को मिसाइल से उड़ा दिया और 300 मासूम लोगों को शहीद कर दिया। जब अमेरिका ने यह हरकत की तो कज़्ज़ाफ़ी गुस्से में आ गया और हर वो ग्रुप जो अमेरिका के खिलाफ होता कज़्ज़ाफ़ी उसे फंडिंग शुरू कर देता था। कज़्ज़ाफ़ी के इस सपोर्ट और टेररिस्ट ग्रुप्स से कनेक्शन की वजह से अमेरिका लीबिया पर पाबंदी लगाता गया और कज़्ज़ाफ़ी की इन एक्शंस को बर्दाश्त करता रहा। तभी 5 अप्रैल 1986 को वेस्ट बर्लिन के नाइट क्लब में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें 2 अमेरिकी सोल्जर्स की जान चली जाती है। सारे इदारे ये पता लगाना शुरू करते हैं कि आखिर ये बॉम्ब किसने ब्लास्ट करवाया होगा, लेकिन जब कज़्ज़ाफ़ी का नाम सामने आता है तो अमेरिका इस हमले के जवाब में लीबिया पर एयर स्ट्राइक कर देता है। इस एयर स्ट्राइक्स में फाइटर जेट्स कज़्ज़ाफ़ी के ठिकानों और उसके पैलेस को मिसाइल से उड़ा देते हैं, जिसमें कज़्ज़ाफ़ी की छोटी सी एडॉप्टेड बेटी हाना गद्दाफ़ी शहीद हो जाती है। अमेरिका गद्दाफ़ी को छोड़ देता है ताकि वो ये जान जाए कि अमेरिका पर हमले का क्या मतलब होता है, लेकिन कज़्ज़ाफ़ी रुकता नहीं। वो 21 दिसंबर 1988 को स्कॉटलैंड के लोकरबाई शहर के ऊपर पैन एम फ्लाइट को बम से उड़ा देता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि इस पूरे हमले के पीछे लीबियन प्रोफेसर का हाथ था। अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन कज़्ज़ाफ़ी के इस एक्शन की वजह से उसे पागल कुत्ता तक कह देते हैं This mad dog of the Middle East. और कज़्ज़ाफ़ी से ये कहते हैं कि इस हमले के मास्टरमाइंड को हैंडओवर किया जाए, लेकिन कज़्ज़ाफ़ी इस बात से इनकार कर देता है। अमेरिका लीबिया पर सख्त इकोनॉमिकल सेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से लीबिया की इकोनॉमी तबाह होने लगती है। कज़्ज़ाफ़ी इन सब चीज़ों से परेशान होने लगता है और आखिरकार 1997 में वो प्लेन को तबाह करने वाले मास्टरमाइंड को हवाले कर देता है। फिर 2003 में दुबई से एक शिप लीबिया जा रहा होता है। अमेरिका को ये खबर मिलती है कि इस शिप में एटम बम बनाने का सामान है। इसी वजह से इस शिप के लीबिया पहुंचने से पहले अमेरिका इस शिप को रोक लेता है। कज़्ज़ाफ़ी पहले ही अमेरिका की ताकत देख चुका था और वो ये खबर मिलते ही ऐलान कर देता है कि आज के बाद लीबिया एटम बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। अमेरिका इस सब के बाद भी कज़्ज़ाफ़ी पर जोर डालता है कि वो उन सप्लायर्स का नाम बताए और कज़्ज़ाफ़ी उनके सख्त प्रेशर पर सारे नाम उगल देता है और इस लिस्ट में मेन नाम होता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। तो पाकिस्तान पर भी सेक्शन लगा देता है, जिससे पाकिस्तान के इकोनॉमिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। पाकिस्तान को बचाने के लिए 4 फरवरी 2004 को मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान टीवी पर आते हैं और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत
उनको घर में नजरबंद कर देती है। सारे सेक्शंस हटने के बाद कज़ाफ़ी ये ऐलान करता है कि अब से लीबिया अमेरिका से कोई डील डॉलर में नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में डील करेगा। कज़ाफ़ी इसी के साथ एक और बड़ा काम करता है। कज़ाफ़ी एक ऐसी करेंसी बनाने पर काम शुरू करता है जो गोल्ड से पैक्ड हो, जिससे पूरे अफ्रीका में ट्रेड हो, और इस करेंसी को वो नाम देता है गोल्ड दीनार करेंसी। कज़ाफ़ी के इस आइडिया से अफ्रीका में डॉलर के डोमिनेंस को ख़तरा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका फिर से कज़ाफ़ी का दुश्मन बन जाता है। कज़ाफ़ी के इस आइडिया को बड़े बड़े अफ्रीकन लीडर्स खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और उसे टाइटल देते हैं द किंग ऑफ किंग। इस नए टाइटल से कज़ाफ़ी को खोई हुई इज्जत वापस मिल जाती है। 23 सितंबर 2009 को कज़ाफ़ी अपनी हुकूमत में पहली बार अमेरिका का दौरा करता है, जहां यूएन की कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। हर लीडर को अपनी स्पीच कंप्लीट करने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं, लेकिन कज़ाफ़ी की जब बारी आती है तो 90 मिनट तक स्पीच करता रहता है। कज़ाफ़ी इस स्पीच में यूएन का चार्टर फाड़ते हुए कहता है कि अगर यूएन कौंसिल के पास फ़लस्तीन का हल नहीं है तो मैंने अपनी इस किताब में फ़लस्तीन का हल लिख दिया है, और वो किताब यूएन के लीडर की तरफ फेंक देता है। कज़ाफ़ी इस स्पीच के बाद वापस अपने कंट्री आ जाता है, लेकिन इसके एक साल बाद 17 दिसंबर 2010 को शुरू होती है अरब स्प्रिंग। लीबिया के पास ही के एक मुल्क ट्यूनीसिया में एक शख्स ने अपनी गुर्बत और पुलिस हैरेसमेंट की वजह से गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने खुद को आग लगा ली। ये वीडियो फेसबुक पर वायरल होने लगी, जिससे ट्यूनीसिया में प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए और कुछ ही अरसे में उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को हटा दिया। ये खबर इंटरनेट की वजह से हर जगह फैल गई और इन्हीं से इंस्पायर होकर मिस्र में भी लोगों ने प्रोटेस्ट करके अपने सदर को हटा दिया। कज़ाफ़ी के दोनों साइड में अवाम ने अपने लीडर्स को हटा दिया था और अब बारी रह गई थी कज़ाफ़ी। अमेरिका लीबिया के अवाम को कज़ाफ़ी के खिलाफ भड़काने लगा, लेकिन कज़ाफ़ी ने यहाँ पर वही किया जो एक डिक्टेटर करता है। उसने हर लीबियन बागी को मारने का हुक्म जारी कर दिया, जिसकी वजह से बागी कमज़ोर होते चले गए। ये देखकर अमेरिका ने अब अपने फाइटर जेट्स लीबिया की तरफ भेज दिए, जो कज़ाफ़ी के महल पर हमला करने लगे, जिससे कज़ाफ़ी तो बच गया लेकिन उसका एक बेटा मारा गया। अब लीबिया के बागी तेज़ी से कज़ाफ़ी के कैपिटल की तरफ बढ़ने लगे और कज़ाफ़ी अपनी पूरी फ़ौज के साथ कैपिटल में मजबूती के साथ खड़ा रहा, लेकिन अमेरिका के फाइटर जेट्स ने कज़ाफ़ी की आर्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। ये देखकर कज़ाफ़ी बहुत ज़्यादा आर्म गाड़ियों को लेकर कहीं चला गया और गायब हो गया। अब बागी, नेटो, अमेरिका सब कज़ाफ़ी को ढूंढने लगे थे, लेकिन कज़ाफ़ी का कहीं पता नहीं था। अचानक एक दिन एक फाइटर जेट सहरा के ऊपर उड़ रहा होता है। वही खबर अमेरिका के हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाता है और अमेरिका ड्रोन से उस काफिले पर हमला कर देता है। कज़ाफ़ी गाड़ी से उतरकर इधर उधर भागने लगता है। पीछे से बागियों की गाड़ियां आ रही होती है। कज़ाफ़ी एक गटर के पाइप में छुप जाता है। बागी कज़ाफ़ी के साथियों को मारकर कज़ाफ़ी को पाइप से घसीट कर निकालते हैं। कज़ाफ़ी गिड़गिड़ा के कह रहा होता है, मुझे मत मारना, आखिर मैंने किया क्या है। अभी कज़ाफ़ी और बागियों के दरमियान बात ही चल रही होती है कि इसी दरमियान एक बागी कज़ाफ़ी पर 2 फायर करता है और कज़ाफ़ी की ज़िंदगी का यहाँ ख़ात्मा हो जाता है। कज़ाफ़ी की मौत के बाद बराक ओबामा कज़ाफ़ी की मौत का ऐलान करता है। Good afternoon, everybody. Today, the government of Libya announced the death of Muammar Gaddafi. This marks the end of a long and painful chapter for the people of Libya, who now have the opportunity to determine their own destiny in a new and democratic Libya. कज़ाफ़ी को मारना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी और इसे अमेरिका खुद भी तस्लीम करता है। He was asked what he considers his worst mistake as president. What I think was the right thing to do in intervening in Libya. क्योंकि कज़ाफ़ी की मौत के बाद लीबिया में हुकूमत के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और अमेरिका के हमलों से लीबिया पहले ही मुकम्मल तबाह हो चुका था। लीबिया के हालात अब पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। जो मुल्क अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता माना जाता था, अब सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क बन चुका है। Yes, we came, we saw, he died.